तो आज हम करने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर का एक क्विक रिवीजन। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर में। तो ये बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नींव है, उसकी बेस है ये। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपको पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से याद होना चाहिए। उसके लिए काफ़ी ट्रिक्स और निमोनिक्स मिल जाएंगे ऑनलाइन। ओके, तो आपको याद करने हैं ट्रिक्स के थ्रू। पीरियोडिक टेबल पूरा याद होना चाहिए और पीरियोडिक टेबल को इस चैप्टर के दौरान अपने साथ ही रखना और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन जो है रीड करते रहना और रिवाइज करते रहना डेली डेली। ठीक है, और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस जो है वो इट्स मस्ट, उसको करते ही रहना। और इसमें क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है, केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि एक ट्रेंड फॉलो होता है ज़्यादातर जगहों पे। आपको उसको ट्रेंड को याद करना है कि वो कैसे चलता है और उसमें क्या एक्सेप्शंस आ रही हैं वो याद करनी है, और वो एक्सेप्शंस किन रीजंस की वजह से आ रही हैं वो याद करना है, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो याद करना है। और उसके बेसिस पर ही, इन एक्सेप्शंस और ट्रेंड्स के बेसिस पर ही मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और यहाँ एनसीईआरटी को रीड करना मत भूलना, हमेशा लाइन बाय लाइन रीड करना और फिर अपने अकॉर्डिंगली हाईलाइट करते जाना और उन्हीं को ही बार बार रिवाइज करना। और बस यही था। तो मतलब आपको याद करना है ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो कैसे आया। कई साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स की खोज की और इनको एक सिस्टम में रखने की कोशिश की। रखते गए एक एक करके रखते गए और फिर जाके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। तो एक है डॉबरिन्स लॉ ऑफ ट्रायड्स, एक लॉ बनाया गया। सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ये डॉबरिन डूबरिन क्या है आई डोंट नो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, एक लॉ ये था। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है एक लॉ, एक लोदरमेर क्लासिफिकेशन, ऐसे लॉज बने जिसमें एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया और उनको अरेंज किया गया। इसमें क्या होता है, डॉबरिन्स लॉ ऑफ ट्राइड्स में ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप लिया जाता है इन विच, जिसमें एटॉमिक मास जो होता है मिडिल वाले का वो मीन हो जाता है एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड के। चलो मैं इसको बताता हूं कैसे। अब देखो, ये है लिथियम जिसका एटॉमिक मास है 6। ये है पोटेशियम जिसका एटॉमिक मास है 38। तो बोला गया था जो मिडिल वाला होगा, सेकंड वन जो होगा, उसका जो एटॉमिक मास आएगा ना, इन दोनों के, इसके और इसके एटॉमिक मास के सम को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तब आएगा, यानी कि मीन निकालेंगे इनके एटॉमिक मास का। तो जब उसका जो आंसर आएगा वही इसका एटॉमिक मास होगा। तो इसका है 6, ठीक है, इसका है 38। ओके, इन दोनों को ऐड किया 44, डिवाइडेड बाय 2 तो कर रहे थे क्योंकि मीन निकाल रहे हैं। 44 डिवाइडेड बाय 2 22। और सोडियम का कितना होता है 22 एटॉमिक मास। तो बस ये लो यहीं पे वेरीफाई हो गया। ये तीन तीन एलिमेंट्स के मैंने ग्रुप बनाए हुए हैं, ये इनके लिए वैलिड था ये, और डॉबरिन्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। अब हम चलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स क्या होते हैं, गाने के 8 स्वर। वैसे तो 7 होते हैं आई थिंक। देखो, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, ये सुने होंगे आपने। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स, जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनको रखते जाते हैं। तो एटॉमिक वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में रखना है एटॉमिक वेट्स के। और एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक ही ये लो एप्लीकेबल होता है। और यहां पे एक चीज देख रहे हो आप, पहला है सा और आखिरी भी सा है, यानी कि एट्थ जो है वो फिर से सा आ जा रहा है। तो ये कहता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है और जो लास्ट एलिमेंट होता है वो सिमिलर होते हैं, यानी कि सिमिलैरिटी शो करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, ये देखो, थोड़ा ब्लरी है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे देखो, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नियोन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ये आगे अब एट्थ आ गया सोडियम। लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है।
सा रे ग म पा धा नी सा। तो सा और सा सिमिलैरिटीज आ गई। और भी सिमिलैरिटीज होती हैं, दोनों ही अल्कली मेटल्स होते हैं, दोनों ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करके मोनोवेलेंट मेटल मेटल आयन बना देते हैं। तो ये इन इन एलिमेंट्स पे और कैल्शियम तक एप्लीकेबल होता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फिर लोदर नाम के साइंटिस्ट आए, लोदर मेयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, उन्होंने इस तरह से एक कर्व बनाई एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम की, और इस तरह से एक कर्व सी बनती है। जो पीक पे होते हैं वो अल्कली मेटल्स होते हैं, जो ये दिख रहे हैं ऊपर पीक्स पे। जो डिसेंडिंग नीचे जा रहे हैं वो ये वाले रेड रेड में जो हैं ये अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं। असेंडिंग ऊपर को जो जा रहे हैं ये ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन से वो हेलोजन्स हैं। और बॉटम पे ट्रांजिशन मेटल्स और मेटलॉइड्स, जो नीचे वाला है जहां पे मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है वहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स और मेटलॉइड्स हैं। फिर मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया अपने तरीके से। तो उसको भी देखते हैं। इसमें क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इज एटॉमिक मास। दिस इज एटॉमिक मास। ओके, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक मास है। उन्होंने ऐसा बोला। और उन्होंने किया क्या, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया। इसमें 63 एलिमेंट्स थे टोटल। ठीक है, 7 रोज थी जिनको उन्होंने पीरियड्स बोला, 8 कॉलम्स थी। रोज क्या होती हैं, ऐसे वाली, कॉलम्स क्या होती हैं, ऐसे वाली। तो 8 कॉलम्स थी जिनको उन्होंने ग्रुप्स बोल दिया। ठीक है, और अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स जो थे उनके लिए स्पेस छोड़ दिया। ये काफी पहले की बात है, तो उस टाइम कुछ एलिमेंट्स जो थे डिस्कवर भी नहीं हुए थे, उनके लिए उन्होंने स्पेस छोड़ दिया था। इनर्ट गैसेस मिसिंग नॉट डिस्कवर्ड। इनर्ट गैसेस के लिए जगह भी नहीं थी और मिसिंग भी थी, क्योंकि वो उस टाइम डिस्कवर ही नहीं हुई थी। ठीक है, तो उनकी इस क्लासिफिकेशन से भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं बना। तो क्या वजह रही थी, क्या डिफेक्ट्स थे उनके टेबल में जो उन्होंने टेबल बनाया था। उसमें हाइड्रोजन को जो है 1A और 7A में प्लेस कर दिया था। ठीक है, मतलब दो जगह पे कैसे हो सकता है भाई। नो सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के लिए कोई सेपरेट जगह नहीं रखी गई थी, उनकी तो बेइज्जती हो गई ना। नो सेपरेट ग्रुप फॉर लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। यार लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स का भी सत्कार नहीं, आदर सत्कार नहीं किया इन्होंने, उनके लिए भी सेपरेट पोजीशन नहीं रखी गई थी। ये भी गलत किया, सेपरेट पोजीशन सेपरेट ग्रुप नहीं था। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नॉट फॉलोड स्ट्रिक्टली। खुद बोला गया कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा जाएगा, फिर उसी को ही स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया। क्या किया होगा, हैवी वाले को बाद में रखना था, लेकिन उन्होंने हैवी एटॉमिक मास वाले को पहले रख दिया और लाइटर वाले को बाद में रख दिया। एक दो केसेस में हुआ है उनके टेबल में, तो इसलिए इसको भी फॉलो नहीं किया गया था स्ट्रिक्टली। तो ये भी एक डिफेक्ट था। ओनली वैलेंसी ऑफ सब ग्रुप्स ए एंड बी इज सेम। मतलब उन्होंने ना ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में बांटा था, जैसे 1A है तो 1B भी होगा। देखो 1A है तो 1B भी होगा। तो ए और बी में क्या सिमिलरिटी थी जब सब ग्रुप्स बनाए जा रहे थे, सिर्फ वैलेंसी ही। अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो सब ग्रुप ए में भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और सब ग्रुप बी में भी। उसके अलावा कुछ भी जो था वो क्या था, सिमिलर नहीं था। तो इसलिए ये उनका ये टेबल भी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरह यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उनके टेबल में भी काफी सारे फॉल्ट्स थे। न्यूजल्स नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, एक मेटल लिया हैवी एटॉमिक नंबर वाला, Z इज एटॉमिक नंबर, हैवी एटॉमिक नंबर वाला उन्होंने क्या लिया, एक मेटल लिया जिसपे इलेक्ट्रॉन्स को गिराया, बम्बार्डिंग की इलेक्ट्रॉन्स की, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मेटल से टकराया उसने एक्सरेज निकाल दी। ठीक है, तो उन्होंने एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी को इससे 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको एटॉमिक नंबर के साथ जो है एक ग्राफ पे प्लॉट किया और इस तरह की एक कर्व बनाई और एक ये रिलेशन दी। उन्होंने कहा प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का। इससे पहले क्या कहा था किसने, मेंडलीफ ने, कि प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। अब तक सारे ही एटॉमिक मास को लेके चल रहे थे और उसी के ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते जा रहे थे, लेकिन मूजल्स थे पहले जिन्होंने एटॉमिक
नंबर के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को रखेंगे और यही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बन गया हमारे लिए। और इसी के बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है बना गया है, जिसमें 7 पीरियड्स हैं जो कि ऐसे ऐसे करके हैं और 18 ग्रुप्स हैं जो कि इस तरह से हैं कॉलम्स में। ओके, अब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग फैक्ट की। स्क्रीनिंग फैक्ट क्या होता है? रिपल्शन ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मैं इसको जरा एग्जांपल से समझाता हूं, मतलब क्या है ये चीज। देखो, ये आ गया हमारा न्यूक्लियस, इसके बाहर एक शेल है, इसके बाहर एक शेल है। ठीक है, यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये आउटर शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स है। जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन करेंगे, उसको धकेलेंगे एक तरह से, बोलेंगे बाहर निकल भाई। ये वाला भी बोलेगा बाहर निकल, ये वाला भी बोलेगा बाहर निकल, और ये वाला भी बोलेगा बाहर निकल। तो जो आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला बाहर वाला, इसको जब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं रिपेल करते हैं तो उसको ही स्क्रीनिंग इफेक्ट कह देते हैं। और ये किस तरह से ऑर्डर फॉलो करता है? एसपीडीएफ। तो एफ ऑर्बिटल्स में सबसे कम होता है और एस ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, नाउ हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं जरा। व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? तो न्यूक्लियर चार्ज तो होता है एटम्स, न्यूक्लियस जो है वो एक न्यूक्लियर चार्ज क्रिएट करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखा जाता है। तो न्यूक्लियस का इफेक्टिव कितना आ रहा है, तो उसके लिए एक रिलेशन है जिसमें सिग्मा जो होता है शील्डिंग कांस्टेंट होता है कि कितनी शील्डिंग कर रहा है, कि चार्ज को कितना रोक रहा है बाहर जाने से, और जेड जो होता है एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो जेड स्टार जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं वो अलोंग द पीरियड जो है वो इंक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये बहुत जरूरी है, ये चीज याद रखना, इसके बेसिस पे काफी एक्सेप्शंस वगैरह भी बनती हैं। देख लो, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसमें ये है एस ब्लॉक एंड दिस इज पी ब्लॉक, दिस इज डी ब्लॉक एंड दिस इज एफ ब्लॉक। और यहीं पे ये लेंथेनॉइड्स हैं, ये एक्टेनॉइड्स हैं। ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, और ये ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो इसको याद कर लेना है। और हाइड्रोजन को एक सेपरेट पोजीशन में रखा गया है और इसके पीछे का रीजन भी आपको बता दिया जाएगा हाइड्रोजन चैप्टर में। वो इसी के बेसिस पूरा हाइड्रोजन पे चैप्टर है, सेपरेट पोजीशन है और सेपरेट चैप्टर भी है। तो आप सोच रहे होंगे कि इनको एस ब्लॉक वाले क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल में आता है। सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग। तो एस ऑर्बिटल में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बन जाते हैं। जब पी ब्लॉक में करता है तो पी ब्लॉक के। उसी तरह डी और एफ ब्लॉक का केस है। अब हम एटॉमिक रेडियस के बारे में बात कर लेते हैं कि एटम्स जो हैं उनका रेडियस क्या है। एक तरह से ये एक पैरामीटर होता है साइज को नापने का। तो कोवलेंट रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, क्रिस्टल रेडियस और आयनिक रेडियस। कोवलेंट रेडियस क्या होता है? ये दो जो हैं एटम्स ले लिए, उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ कर दिया जाए तो वही कोवलेंट रेडियस बन जाता है। यहां पे देखिए लिखा है फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल रेडियस होता है बॉन्ड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल। जो दो एटम्स के बीच न्यूक्लियस के बीच की जो लेंथ होती है उसी को बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ, उसी को बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं। उसका हाफ कर लो तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का रेडियस बन जाता है। और हेट्रो एटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या करते हैं? ये देखो, ए है, ये बी है, तो इस तरह से ये एलिमेंट होगा। ठीक है, इनके बीच के इनके बीच इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस होगा। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो बस उसको, उसकी बॉन्ड लेंथ को इस तरह से मेजर किया जाता है। ठीक है, और ये उसकी बॉन्ड लेंथ आ जाती है और उसकी बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दो तो वही वो रेडियस बन जाता है। तो वो कोवलेंट रेडियस होता है। ये चीजें कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में ही होती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं वंडरवॉल रेडियस की तरफ। इसमें क्या होता है? एग्जाम्पल ले लो Cl2 का। यहाँ पे Cl ले लिया, यहाँ पे Cl ले लिया। Cl में ये क्लोरीन का एटम है, क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम, और ये पूरा क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो यहाँ के जो एडजेसेंट साइड्स वाले जो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका जब हाफ कर दिया जाता है उसी को वंडरवॉल रेडियस बोल दिया जाता है।
अब हम चलते हैं क्रिस्टल रेडियस की तरफ। ओके, इसमें क्या होता है, एक मेटल होता है, मेटल में मॉलिक्यूल्स वी ऑल नो कि टाइटली पैक होते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल सब। तो देखो, एक ये एटम है ये वाला, और एक ये वाला एटम है, इन दोनों की न्यूक्लियस के बीच की जो लेंथ है उसका जब हाफ कर दिया जाता है, ये देखो हाफ कर दिया गया है, उसी को क्रिस्टल रेडियस बोल देते हैं। और ये पूरा जो है वो मेटल है, ठीक है। क्रिस्टल रेडियस को हम क्या बोल देते हैं, मेटेलिक रेडियस भी बोलते हैं। नाउ कमिंग टू आयनिक रेडियस। ओके, आयनिक रेडियस, इसमें क्या होता है, एक आयनिक बॉन्ड वाले एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे ए और बी ले लिए, आयनिक बॉन्ड्स प्लस माइनस, इनके बीच में क्या होता है कि दो न्यूक्लियस के बीच की जो लेंथ होती है उसका हाफ कर दिया जाता है, तो उसे आयनिक रेडियस बोल देते हैं। इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है क्या? नहीं नहीं। अब देखो होता क्या है, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस आ जाते हैं ना, तो साइज होता है एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स हों। देखो, एक मिनट जूम करने दो। जो O2 नेगेटिव है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन नेगेटिव में 10 इलेक्ट्रॉन है, नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन है, Na पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन है, Mg2 पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन है, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आगे। तो इनमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सबसे बड़ा साइज उसका होगा जिसका एटॉमिक नंबर छोटा होगा। एटॉमिक नंबर तो O2 नेगेटिव का छोटा है, तो O2 नेगेटिव का जो साइज जो है वो बड़ा होगा। अब चलो, ये सारे रेडियस थे, ये वंडरवॉल रेडियस, मेटालिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस। तो इनमें सबसे छोटा जो होता है वो कोवलेंट होता है, उससे बड़ा मेटालिक होता है, और सबसे बड़ा वंडरवॉल रेडियस होता है। शायद हमें दिख भी रहा होगा कि वंडरवॉल रेडियस जो है वो कितना बड़ा है। ये देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। चलो सॉरी, ये हो गया क्लियर। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। जो एटॉमिक रेडियस होता है उनको कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, इसको याद करने का तरीका है माइन। एम से मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, जितने बॉन्ड उतना ही छोटा एटॉमिक रेडियस। जैसे यहां पे देख लो, यहां पे देखो ए और बी का एक सिंगल बॉन्ड है तो बड़ा है, जैसे ही दो बॉन्ड हुए तो वो छोटा हो गया। क्यों हो गया? ऐसे मान के चलते हैं, जी ये लंबा सा बॉन्ड है, इसको हाफ कर दिया, फिर उसी को ही उल्टा करके रख दिया गया है, छोटा हो गया। अब देखो ए और बी का काफी बड़ा बॉन्ड है, ठीक है, उसको उसके दो टुकड़े किए तो तीन बॉन्ड बन गए। तो एक बॉन्ड वाला ज्यादा बड़ा रेडियस होता है, एटॉमिक साइज उसका ज्यादा होता है। जिसके टू बॉन्ड्स होते हैं उसका एटॉमिक रेडियस थोड़ा छोटा होता है, इसके तीन उसका और छोटा, इसके चार हो गए तो उसका और भी छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड जो है वो एक अफेक्टिंग फैक्टर है एटॉमिक रेडियस के लिए। अब हम बात करते हैं आयनिक कैरेक्टर के। जितना ज्यादा कटायनिक कैरेक्टर उतना रेडियस छोटा, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा। और जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाली बात की थी उसमें भी ऐसे करना है, जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा ना उतना ही छोटा करना, और जितना नेगेटिव उतना ही बड़ा उस एलिमेंट को बड़ा मान के चलना है। मान के क्या, वही होता है। और इस पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस आते हैं। अब है नंबर ऑफ शेल्स। देखो नंबर ऑफ शेल्स का तो सिंपल सी बात है, ये देखो, अगर जिसमें एक शेल है, देखो इसके बाहर एक शेल है, ठीक है। अब इसके बाहर जो है एक दो है, दो शेल है तो ऑब्वियसली साइज जो है वो इंक्रीज कर गया है, ठीक है। अब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा रेडियस उतना छोटा। अगर न्यूक्लियस जो है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो वो सिकुड़ जाएगा ना, सिकुड़ जाएगा तो मतलब साइज उसका छोटा हो जाएगा। ओके, इसमें एक जनरल ट्रेंड फॉलो होता है कि अलोंग द पीरियड जो है वो डिक्रीज करता है एटॉमिक रेडियस, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज करता है। अब देखो इंक्रीज क्यों करता है, नीचे जाते हुए शेल्स बढ़ते जाते हैं, दो होते हैं फिर तीन हो जाते हैं। और इस तरफ क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर जाता है, तो रेडियस ऑब्वियसली डिक्रीज कर जाएगा जब अलोंग द पीरियड जाएंगे। और डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो साइज भी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब इसमें वेरिएशंस भी आती हैं कुछ, सॉरी, अब इसमें कुछ वेरिएशंस आती हैं। देखो अलोंग द पीरियड तो ऐसे करके रेडियस जो है वो डिक्रीज होना था, लेकिन नियोन का जो है सबसे बड़ा साइज आ जाता है। क्यों? ये नोबल गैस है, और नोबल गैसेस का साइज जो होता है वो अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे बड़ा होता है। ये सबसे बड़ी वेरिएशन है,
ओके। अब डी ब्लॉकेड जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें भी वेरिएशन आती है। स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक जो है वो साइज डिक्रीज करता है। क्यों? जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा हो जाता है, तो वो एटम्स जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। देखो सिकुड़ रहे हैं, इसलिए साइज उनका डिक्रीज हो जाता है। अब आयरन से लेके कॉपर तक जो है ये तो इंक्रीज करता है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, लेकिन शील्डिंग जो है वो भी इंक्रीज कर जाती है, तो उसको शील्ड भी कर देता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, लेकिन उसको बाहर के इलेक्ट्रॉन तक ज्यादा ज्यादा नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, तो इक्वल इक्वल आ जाते हैं, तो साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो देखा जाए तो साइज ऑलमोस्ट सेम है। और जिंक के केस में क्या होता है, एकदम से साइज इंक्रीज कर जाता है। वाई? क्योंकि शील्डिंग जो ज्यादा हो जाती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो भले ही बड़ा हो, लेकिन शील्डिंग इतनी होगी कि बाहर चार्ज जा ही नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को कोई अंदर की तरफ खींच नहीं रहा, तो वो सिकुड़ नहीं रहा, एटम सिकुड़ नहीं रहा, तो वो खुला खुला रह रहा है, तो यानी कि वो बड़ा ही रह रहा है। ओके। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के केस में अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते वक्त साइज डिक्रीज ही होता है हमेशा ही। ठीक है। और हेलोजेंस के केस में डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन ग्रुप 13 जो है उस केस में थोड़ा सा ऐसे करके ये बन जाती है कर्व। इस तरह से याद रखना है कि साइज कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। अब देखो एल्यूमिनियम और गैलियम में से गैलियम का जो है वो साइज इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ रहे हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या होती है? वीक शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं जो कि वीक शील्डिंग कर देते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की शील्डिंग कम होती है, तो इसलिए जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बाहर तक चला जाता है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिस वजह से एटम जो है सिकुड़ जाता है। सेम केस टीएल के साथ भी है, क्योंकि वहां पे एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग जो होती है जो कि उससे भी पुअर है, तो उस वजह से उसका साइज भी इंक्रीज होने के बजाय छोटा हो जाता है। 4D से 5D सीरीज होती है डी ब्लॉक में। फर्स्ट वाले को 3D बोलते हैं, फिर 4D आती है, फिर 5D आती है। तो 4D से 5D जाते वक्त जो है साइज सेम रहता है यट्रियम और लैंथेनियम को छोड़कर। मतलब लास्ट के दो वालों का साइज जो होता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है, बस यट्रियम और लैंथियम में से लैंथियम का इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं ना, यहां से नीचे जा रहे हैं, तो शेल इंक्रीज हुआ होगा, तो साइज तो इंक्रीज करना चाहिए। तो यट्रियम से लैंथेनियम जाते हैं तो साइज तो इंक्रीज कर जाता है, लेकिन बाकी केसेस में नहीं होता है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि उसके बाद जो है लैंथेनॉइड स्टार्ट हो जाते हैं। 5D एलिमेंट्स जिनको बोलते हैं, 5D एलिमेंट्स के केस में क्या होता है, प्रेजेंट आफ्टर 4F। और जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो 4F के बाद होते हैं, और 4F की जो होती है वीक शील्डिंग होती है। वीक शील्डिंग की वजह से जो होता है कि क्या होता है कि साइज बहुत बहुत छोटा हो जाता है लैंथेनॉइड्स का, और उसके बाद तो साइज बहुत छोटा छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे जाके तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये साइज छोटा हो गया, और छोटा हो, वैसे तो इतना बड़ा होना था, लेकिन छोटा होने के बाद इसके जितना ही बराबर हो जाता है। ये याद रखना है कि वो सिकुड़ गया और उतना ही हो गया जितना ऊपर वाला था। आयोनाइजेशन एनर्जी इन, या फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक एटम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। मतलब कि एक एटम है, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को हमें उस एटम से बाहर निकालना है, तो हमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी कि वो एटम बाहर निकले, उसको ही आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी लगती है, दो के लिए ज्यादा, और तीन के लिए उससे भी ज्यादा एनर्जी लगती है। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है और फर्स्ट कम होती है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे उतनी ज्यादा एनर्जी। देखो एक बंदे के पास 1 रुपया है, एक बंदे से 1 रुपया निकलवाना आसान है, दो निकलवाने हैं थोड़ा मुश्किल होगा, तीन निकलवाने हैं थोड़ा मुश्किल, थोड़ा और मुश्किल, चार थोड़ा और मुश्किल होना। तू तो यार मेरे पे सारे पैसे ले जा रहा है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो इसलिए ज्यादा एनर्जी लगती है, तुम्हें ज्यादा खींचने पड़ेंगे उस बंदे से। सेम विद द एलिमेंट्स। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं, ऐसे याद रखना है। शार्प से शार्प, ऐसे स्क्रीनिंग इफेक्ट जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग होगी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उतनी ही कम लगेगी।
हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो होते हैं स्टेबल होते हैं। अब किसी स्टेबल बंदे से, स्टेबल मान के चलो ताकतवर बंदे से पैसे निकलवाना ज्यादा मुश्किल होगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसलिए स्टेबल एटम से, एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो है काफी ज्यादा लगेगी। एटॉमिक रेडियस, जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम लगेगी। देखो क्यों, ये देखो ये न्यूक्लियस है और मान लो ये आया, ठीक है। तो जितना बड़ा साइज है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इतना नहीं है कि उसको मजबूतली रोक के रखे, इसलिए उसको निकालना आसान हो जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है कम लगती है। पेनिट्रेशन इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, जितना ज्यादा कोई पेनिट्रेट हो सकता है उतनी ज्यादा एनर्जी लगती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, उसका एक जनरल ट्रेंड होता है कि अलोंग द पीरियड जो है वो ये इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा है। साइज डिक्रीज कर रहा है तो जेड इफेक्टिव जो है, न्यूक्लियर पावर जो है, न्यूक्लियर चार्ज जो वो बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो फीका पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम लगती है। कम ताकत से निकाल लेते हैं बड़ा साइज है तो, जैसे हमने पहले पढ़ा, ठीक है। अब हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में कुछ वेरिएशंस पढ़ेंगे जनरल ट्रेंड से। ये कुछ वेरी करता है और ये चीजें ही इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो अलोंग द पीरियड ऐसे लिखा गया है, तो अलोंग द पीरियड इस तरफ को आयनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज करना चाहिए, जो कि ट्रेंड है। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं कि ये इधर उधर हो जाते हैं, उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, जैसे कि यहां पर हैं। देखो नाइट्रोजन जो है वो बाद में आ रहा है और ऑक्सीजन पहले। यहां पर नाइट्रोजन बाद में आ रहा है, ऑक्सीजन पहले, जबकि जनरल ट्रेंड के हिसाब से नाइट्रोजन को पहले आना चाहिए था और ऑक्सीजन को बाद में आना चाहिए था। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो हाफ फील्ड है, यानी कि स्टेबल है। उस स्टेबल बंदे से पैसे निकलवाना मुश्किल है। और सेम यहां पर हो रहा है, फुली फील्ड है बेरिलियम, तो स्टेबल है, स्टेबल बंदे से पैसे निकलवाना मुश्किल है, इसलिए वैसे ही स्टेबल वालों से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इनके केस में ज्यादा लगती है। ओके, एक ग्रुप 13 में भी है एक्सेप्शंस। देखो बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज करते हैं। तो इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी को जो है वो डिक्रीज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द जनरल ट्रेंड, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो है ना थोड़ी एक्सेप्शन आ जाती है। गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है एल्यूमिनियम के कंपैरेटिवली। वाई? क्योंकि ये डी ब्लॉक के बाद प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है जो कि पोर शील्डिंग करता है न्यूक्लियर चार्ज की, जिस वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बाइंड करके रखता है, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फिर एनर्जी ज्यादा लगती है। तो इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो गैलियम की ज्यादा हो जाती है। ओके, तो उसको इस तरह से लिख दिया जाएगा, ठीक है। और स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनियम साइज इनका डाउन ऐसे करके डिक्रीज कर रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है इस तरफ को, इस तरफ को। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके केस में आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड 10th के लिए मैंने वैसे डिफरेंट कलर्स यूज किए थे ना, बट यार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है मे बी। तो उनके लिए जो है, यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कहाँ कहाँ कैसे था। हाँ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 10th, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 10th, इनके लिए 5D में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, 4D में कम, 3D में उससे भी कम, 543 करके, और बाकी रिमेनिंग में 534 करके याद करना है कि डिक्रीज कैसे कर रही है आयनाइजेशन एनर्जी। दिस इज द ट्रिक। अब ग्रुप 14 को देख लो, लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनमें फेरबदल हो जाती है, ठीक है। इसकी कुछ ज्यादा ही डिक्रीज कर जाती है।
इसकी इंक्रीज क्यों कर जाती है? क्योंकि एफ ऑर्बिटल की प्रेजेंस के बाद होता है पूरा शील्डिंग वगैरह है। ग्रुप 1 में भी ये होता है, लास्ट वाले की फेरबदल हो जाती है, ग्रुप 2 में फेरबदल हो जाती है, याद रखना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इस तरह से डिक्रीज कर रही है, ये ट्रेंड्स याद रखने हैं। यहाँ पे मोस्टली इस चैप्टर में हम वो चीजें कर रहे हैं जो आगे भी तुम करोगे दोबारा से, जब पर्टिकुलरली तुम ग्रुप 14 को सेपरेटली पढ़ोगे और 15 को पढ़ोगे तो ये सब वेरिएशंस वहां पर भी आएंगी। बट यहाँ पे करके जाओगे तो वहां पे करते वक्त और भी इजी लगेगा और बहुत इजी हो जाएगा चीजों को अंडरस्टैंड करना। अभी थोड़ा मुश्किल होगा, बट या try to learn these in this chapter. Applications of ionization energy: smaller the size of metal, higher the ionization energy, ठीक है, lesser tendency to form ionic bond। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है, मतलब वो बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो मतलब आयनिक बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके ही बनता है, तो आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उसकी कम हो जाती है। सिंपल सी बात है। अब देखो, मेटल जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, ठीक है, तो मतलब उसमें आयनाइजेशन एनर्जी लगी है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो वो अपने आप ही ऑक्सीडाइज हो, अगर बड़ी कम है तो अपने आप ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अपने आप ही इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ऑक्सीडाइज करना ही इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कोई अपने आप ही ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो वेरी लो है। तो ये होगी उसकी एप्लीकेशंस आयनाइजेशन एनर्जी की। नाउ टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ईए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रलाइज आइसोलेटेड गैसियस एटम। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रो एफिनिटी जो होते हैं अप्रोक्स इक्वल होते हैं। नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होते हैं अप्रोक्स इक्वल ही होते हैं। इसमें होता क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या पड़ा कि एक शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, ठीक है। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे कि बाहर से इलेक्ट्रॉन को अंदर ऐड करेंगे किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम में, तो कितनी एनर्जी जो है हमें कितनी एनर्जी जो है उस टाइम रिलीज हो जाएगी, कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर करेगा तो। और इसका भी एक जनरल ट्रेंड है भाई। जनरल ट्रेंड क्या बोलता है कि अलोंग द पीरियड जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, ठीक है, और डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करती है। अब देखो फैक्टर्स क्या क्या है, फैक्टर्स करेंगे तो हमें पता चलेगा। साइज और आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इतना बड़ा साइज बाहर से इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाएगा, क्यों? न्यूक्लियर चार्ज ही उसको खींच के अंदर रखता है, तो न्यूक्लियर चार्ज खींच ही नहीं पाएगा तो वो अंदर कैसे आएगा, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी से एंटर हो जाएगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फुली फील्ड और हाफ फील्ड स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होगी, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना आयनाइजेशन एंथैल्पी के उल्टा चलता है मोस्टली केसेस में, ओके, मोस्टली केसेस में। और नहीं, ऐसा नहीं है, इस चीज को मत मान के चलना कि उससे उल्टा चलता है। बस जो मैं बता रहा हूं ये फैक्टर्स उनको याद करो। इलिप्टिसिटी ऑफ सबशेल पेनिट्रेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो एसपीडीएफ, एफ में जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है डिक्रीज करी इस तरह से, तो एफ में सबसे कम एनर्जी रिलीज होती है। अब देखो हाई इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा है, जो इस चीज में बोला गया है न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, ठीक है। अब है क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग ज्यादा हो गई तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, खींच नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रॉन एंटर ही नहीं करेगा, एंटर ही नहीं करेगा, वैसे तो कर जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एंटर ही नहीं करेगा तो एनर्जी रिलीज ही नहीं करेगा, तो एनर्जी बहुत कम होती है, बहुत कम रिलीज होती है। ये इस तरह से याद करने का तरीका है। इट्स माई वे ऑफ लर्निंग थिंग्स, पता नहीं तुम्हें सही लगेगा कि नहीं, बट जो मेरे लिए वर्क किया था आई थिंक कि वो आपके लिए भी वर्क कर सकता है।
अब जनरल ट्रेंड में क्या हो रहा था, इस तरफ को ये इंक्रीज कर रही थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इस तरफ को डिक्रीज कर रही थी, लेकिन अब इसमें भी आ जाती हैं वेरिएशन, जनरल ट्रेंड से वेरिएशन आती हैं और वेरिएशंस पर ही क्वेश्चंस बनते हैं। अब हेलोजन्स के केस में देख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरफ को तो डिक्रीज डिक्रीज एक मिनट, हाँ डिक्रीज ही करेंगे क्योंकि ये नीचे की तरफ को लिखा गया है, ठीक है। तो फ्लोरीन की जो है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो जो है वो ऐसे क्लोरीन के बाद आती है, और वैसे ही ऑक्सीजन फैमिली के केस में ऑक्सीजन की सबसे लास्ट में आती है। ये एक्सेप्शंस हैं, ये याद कर लेनी है। अभी मैं इसका रीजन नहीं बताऊंगा, रीजन हम इनके जब पर्टिकुलरली इनके ग्रुप के बारे में हम स्टडी कर रहे होंगे तब बताऊंगा, ओके, इन द अपकमिंग लेक्चर, नॉट इन द अपकमिंग रिस्पेक्टिव लेक्चर्स ऑफ दीज फैमिलीज। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे तो अभी जितना भी करवाया इंपॉर्टेंट है, बट आयोनाइजेशन, एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि जोड़ी है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कितनी है एक एटम के अंदर, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कितनी टेंडेंसी है। अब HCl को देख लो, हाइड्रोजन जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, ठीक है, खींच लिया, बस वो उसकी टेंडेंसी हो गई। अब ए बी हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे लिखा जाएगा, यही उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। काई ए, इसको बोलते हैं काई, काई ए माइनस काई बी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। काई ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और काई बी जो है बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब इसका भी एक जनरल ट्रेंड है, उससे वेरिएशन होती है। अच्छा, अभी तो हम वेरिएशन के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो ऐसे याद कर लेना, होर्स से याद कर लेना, होर्स। एच से हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। sp में s की मात्रा ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है। sp2 में s थोड़ा कम हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। sp3 में और भी कम हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी कम हो गई, ठीक है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, जिनकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी इनकी इलेक्ट्रॉन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, अब देखो, अगर न्यूक्लियर चार्ज को ज्यादा स्क्रीन किया जाएगा, ठीक है, ज्यादा स्क्रीन कर दिया तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही अट्रैक्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, क्योंकि यही टेंडेंसी है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, ओके। तो इसका जनरल ट्रेंड जो है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ कंसीडर करते हुए चलना, ठीक है, इसके बारे में भी हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। वेरिएशन आती है इसमें, जो जनरल ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंगली उससे वेरी कर जाता है ये। तो देखो जनरल ट्रेंड में क्या होता है, इस तरफ को जाते हुए जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है तो इसको भी जो है वो इंक्रीज करना चाहिए, ओके, लेकिन कुछ वेरिएशन आती है। और डाउन द ग्रुप जो है इसे इंक्रीज करना चाहिए, नहीं डिक्रीज करना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, क्योंकि शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इसमें वेरिएशन आ जाती है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जो आता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाता है। बस एक नोबल गैस की एक्सेप्शन आ जाती है, क्योंकि इनका साइज का डिफरेंस आ जाता है, बहुत बड़ा साइज होता है इनका, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम आ जाती है, ठीक है। और ये ग्रुप 13 में भी एक वेरिएशन है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है और इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीज कर देती है। ये जनरल ट्रेंड है और यही बहुत से केसेस में फॉलो होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस हैं। मे भी मैंने आगे बताया हो वेरिएशंस के बारे में, नो चलो आई थिंक वो मैंने इन चैप्टर्स में जब वेरिएशंस आ रही हैं तब करवाना है।
अब ये चीज देखते चलो, ए और बी, यार सॉरी, ए और बी जो है वो एक मॉलिक्यूल है जिसमें काई और काई बी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अगर ये 0 आता है तो 100% कोवलेंट आ जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोवलेंट है, जैसे Cl2। अगर 1.7 से कम आती है तो ज्यादा कोवलेंट है और आयनिक कम है, लेकिन 1.7 से ज्यादा आती है तो कोवलेंट ज्यादा हो गया, आयनिक कम हो गया। और 1.7 आ गई तो आधा कोवलेंट है, ओ सॉरी, और आधा जो है वो आयनिक है। ओहो यार, मैंने गलत लिख दिया होगा नोट्स में भी, करेक्ट कर लेना यार, आयनिक होगा। अब आयनिक कैरेक्टर को मेजर करने का एक ये फॉर्मूला है, और कोवलेंट कैरेक्टर क्या, 100 में से सी को ही जो है आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिवर्स। कभी भी पॉजिटिविटी के बारे में पूछ लिया जाए कि इसका ट्रेंड कैसे चल रहा है, इसमें एक्सेप्शंस क्या आ रही हैं, जो एक्सेप्शंस और जो ट्रेंड जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फॉलो कर रही है, उससे ऑपोजिट चले जाना है आपने बस। डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनली जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। ये इनमें सिमिलैरिटीज होती हैं बहुत ज्यादा, जो डायगोनल ये होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, इनमें एक रिश्ता होता है, उसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, डायगोनल रिलेशनशिप कहलाता है, ठीक है। इनमें सेम प्रॉपर्टीज होती हैं ड्यू टू सेम पोलराइजिंग पावर। वो सेम प्रॉपर्टीज क्यों आती हैं, सेम पोलराइजिंग पावर की वजह से। पोलराइजिंग पावर का ये है चार्ज अपॉन साइज का स्क्वायर। तो लिथियम और मैग्नीशियम का ये वाली रिलेशन देखी जाए तो सेम आएगी, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की भी सेम आएगी, इस वजह से काफी सिमिलैरिटीज भी शो करते हैं। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बात करते हैं। देखो NaCl है सॉलिड में, उसके साथ उसको पानी में डाला, ठीक है, वो एक्वस बना और वो Na पॉजिटिव एक्वस आयंस और Cl नेगेटिव एक्वस आयंस में टूट गया। नमक घुल जाता है ना पानी में, बस वो आयंस में टूटता है, वही हाइड्रेशन एनर्जी है। मतलब कितनी एनर्जी लग रही है उस टाइम पे, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब इसको ना याद करने का तरीका क्या है कि स्मॉल साइज ऑफ आयन बिफोर एडिंग टू वाटर। पानी में डालने से पहले 3-4 एलिमेंट दिए होंगे और बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी का वो पता करो, क्या ऑर्डर वगैरह, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो सबसे छोटा होगा ना पानी में डालने से पहले, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी। बस देखो, इनमें से लिथियम सबसे छोटा होता है, लिथियम पॉजिटिव आयन जो होता है सबसे छोटा होता है। लिथियम पॉजिटिव आयन है ना, ये पानी में डालने से पहले लिथियम था, तो लिथियम सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है, और हाइड्रेशन जो है वो कम हो जाती है। हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन उल्टा चलते हैं, ठीक है। आयनिक मोबिलिटी जो है वो किससे, हाइड्रेशन एनर्जी के ऑपोजिट चलती है। जो साइज में सबसे छोटा होगा पानी में डालने से पहले, वो उसकी आयनिक मोबिलिटी भी कम होगी। जितना बड़ा होगा आयन, जो सबसे जितना बड़ा आयन है उसकी आयनिक मोबिलिटी भी उतनी ज्यादा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को हम टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं, नोबल गैसेस को छोड़कर। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मैंने ऐसे ही बना रखा था, स्माइली सा बनाने की कोशिश की थी, लग भी रही है। अच्छा सॉरी, तो ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ओके, बट दिस इज द बेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो यू हैव टू रिवाइज इट प्रॉपरली, और इसकी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रिवाइज करना, क्योंकि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रिवाइज करना ही बहुत जरूरी होता है इनऑर्गेनिक के केस में। ऑर्गेनिक और फिजिकल के केस में ऐसा मत करना, लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी इज द बाइबल ऑफ, एक मतलब डायलॉग समझ लो, डायलॉग है, लाइन है कि एनसीईआरटी इज द बाइबल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओके। सो मस्ट रिवाइज, और ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना और रिवाइज करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।